मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम मीडिया मौर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल दानापुर कैंट। इसके पहले क्लास 10th का दूसरा चैप्टर वन और वन्यजीव संसाधन का जो पढ़ाया था उसका शेष भाग आज मैं बताने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण। भारत में वन और वन्यजीवों का संरक्षण, पूरा टॉपिक को डिटेल से मैं समझा रहा हूं। वन और जीवों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। जहां वन होता है वहीं वन प्राणी रहते हैं, क्योंकि वनों में ही वन प्राणियों का आश्रय होता है। तो वन है तो जीव जंतु है, इसलिए वन और जीवों के बीच क्या है, गहरा संबंध है। भारत में कई जीव जंतु एवं पक्षी जीवन व्यतीत करते हैं। यानी भारत में बहुत सारे जीव जंतुएं हैं, पशु हैं जो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, ये जीवन बिताते हैं। इसीलिए भारत में क्या है, जैव विविधता ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जीव जंतुएं, पक्षी और वनस्पतियां पाई जाती है जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होती है। उनमें से जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ सबको जानता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का विरासत वाली पशु हाथी को कहा जाता है। हाथी भारत का विरासत पशु है। लेकिन वन्य जीवों पर आज बहुत सारे खतरा मंडरा रहा है। वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि नियमित रूप से पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों की नियमित रूप से कटाई होने के कारण जीव जंतुओं का आवास सिमटता जा रहा है और जीव जंतुओं को लोग शिकार कर लेते हैं, जिसके कारण जीव जंतुओं की संख्या घटती जा रही है। ये बड़ी चिंता का विषय है। आज वनों की कटाई और शिकार के कारण वन और वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है, कमती जा रही है। अतः हमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। अगर इसका संरक्षण ना करेंगे तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। तो वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके संरक्षण के लिए देश स्तर पर और विश्व स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, भारत के अलावा दूसरे देशों में भी, पूरे विश्व में इन पर संकट आ चुका है। इसलिए विश्व और देशीय स्तर पर इनका संरक्षण हेतु कार्यक्रम चल रहे हैं। सबसे पहले देखें तो 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में, इनके द्वारा जितने भी संकटग्रस्त पादप प्रजातियां हैं, पौधों की प्रजातियां हैं जिन पर संकट आ चुका है, उनका एक लिस्ट तैयार किया गया है। ध्यान देंगे, 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा रेड डाटा बुक बनाया गया। रेड डाटा बुक मतलब क्या, संकटग्रस्त जो वनस्पतियां हैं उसका एक लिस्ट बनाया गया, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन वनस्पति पर संकट मंडरा रहा है। अगर पता चल जाएगा कि इस पर संकट है तो उसको लोग काटेंगे नहीं, इसलिए रेड डाटा बुक बनाई गई। रेड डाटा सूची लिस्ट तैयार किया गया और उसमें जो नाम रखा गया कौन कौन वनस्पति संकटग्रस्त में है, तो इसीलिए कहा गया रेड डाटा बुक। ऐसे वनस्पति जो रेड डाटा बुक में शामिल हैं, वैसे वनस्पतियों
को रेड से मार्क कर दिया जाता है ताकि उसको काटने से पहले लोग समझ जाएंगे कि अरे इसको छोड़ दो, इसे बचाना है, इस पर संकट आ गया है। इसलिए विश्व स्तर पर ये काम हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र विकसित किए गए। वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आपको नेशनल पार्क बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, अभयारण्य बनाए गए हैं। अभयारण्य मतलब क्या? जहां पर पशुएं, वन्य जीव बिना किसी भय का विचरण कर सके और अपना शिकार करके खा सके। हिंसक पशु ही पशु को खाता है, बड़े पशु, हिंसक पशु। तो वो राष्ट्रीय उद्यान में वो फ्री रहता है। वहां के राष्ट्रीय उद्यान में तो, नेशनल पार्क में मानव हस्तक्षेप वर्जित है। अभयारण्य में जहां तहां पशु ऑटोमेटिक घूम सकता है, वहां किसी तरह का पशुओं का शिकार का डर नहीं है। और जैवमंडल क्षेत्र, 3 तरह का वन्य जीव और वनों के संरक्षण के लिए बनाया गया। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य को सेंचुरी भी कहते हैं, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र विकसित किए गए। अभी वर्तमान में देश में 85 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और करीब 448 क्या है? अभयारण्य है, सेंचुरी है, और 16 क्या है? जैव सुरक्षित क्षेत्र है, 16। और ये सब बना है वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। अब यहाँ के बाद हम यहाँ आते हैं, वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जितने भी वन हैं उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, आरक्षित रिजर्व वन। दूसरा क्या है? संरक्षित या रक्षित वन। तीसरा है अवर्गीकृत वन। ये 3 तरह के वनों का वर्गीकरण है। तो पहला हम देखते हैं आरक्षित वन, जिसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। तो आरक्षित जो वन है वहां मानव हस्तक्षेप वर्जित है। यानी किसी भी तरह का यहाँ मानव का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जैसे मानव क्या करता है? पशु चराता है, शिकार करता है, वन उत्पाद लेने जाता है, लेकिन ये सब आरक्षित वन में नहीं होता है। किसी भी तरह का न खेती होगा, न वन उत्पाद लिया जाएगा, न कोई शिकार कर सकता है। इसमें मानव का हस्तक्षेप वर्जित है। हाँ, मानव घूमने के लिए जाता है, फॉरेस्ट रेंजर के द्वारा नेशनल पार्क घूम के आता है, लेकिन वो किसी भी तरह का मानव का हस्तक्षेप नहीं हो सकता वन और वन्य जीवों के साथ। करीब देश में आधे से ज्यादा हमारा आरक्षित वन क्षेत्र है, और यह बहुत ही मूल्यवान है। सबसे अधिक मूल्यवान है हमारा आरक्षित वन, क्योंकि इसमें मूल्यवान लकड़ियां और एक से एक जानवर पाए जाते हैं। इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप निषिद्ध है सरकार के द्वारा। दूसरा है संरक्षित या रक्षित वन। संरक्षित और रक्षित वन का मतलब क्या? देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 आपको संरक्षित वन क्षेत्र है। आधे से ज्यादा तो आरक्षित हो गया, और 1/3 क्या है? आपका संरक्षित और रक्षित वन क्षेत्र है, जिसमें सीमित मात्रा में मानव हस्तक्षेप हो सकता है। जैसे वन उत्पाद, वन में रहने वाले लोग ले सकते हैं, पशु को चरा सकते हैं सीमित मात्रा में, असीमित में नहीं। सीमित हस्तक्षेप मानव का यहाँ हो सकता है। और संरक्षित वन को नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। इसमें सीमित रूप में इसलिए हस्तक्षेप होता है ताकि इसको बचाना है, इसे सुरक्षा करना है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तीसरा है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन का मतलब होता है बाकी जो ये आरक्षित और संरक्षित वन के अलावा जितने वन हैं वो कहलाता है अवर्गीकृत। इसका किसी भी वर्ग में नहीं रखा गया है। जितने भी प्रकार के अन्य वन हैं, जैसे बंजर भूमि पर भी वन होता है,
जैसे सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री के तहत सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे बहुत सारे जंगल लगे हुए हैं। ये सब हो गया अवर्गीकृत वन में। व्यक्तिगत वन, बहुत सारे लोगों का अपना बाग बगीचा होता है, ये सब अवर्गीकृत वन में आएगा। सामुदायिक जो वन होते हैं, बहुत समुदाय सार्वजनिक रूप से, ये सारे वन आते हैं अवर्गीकृत वन में। तो अभी हमने बताया वनों को 3 वर्गों में बांटा गया। आगे देखिए, बाघ परियोजना, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, आता ही है। आपको मालूम है बाघ संकटग्रस्त प्राणी में है, बाघों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही थी, इसलिए सरकार ने बाघों की संख्या को बढ़ाने और इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया। कब? तो 1973 में। 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो बाघों को बचाना और बाघों की संख्या में वृद्धि लाना। इस परियोजना के कारण आज बाघों की संख्या पहले से बढ़ती जा रही है। भारत में अभी टाइगर रिजर्व, बाघ रिजर्व कितना है? 27 टाइगर रिजर्व इंडिया में पाए जाते हैं, जहां बाघों का संरक्षण किया जाता है, इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। और करीब करीब ये भारत के 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये बाघ परियोजना चल रहा है। 27 जो टाइगर रिजर्व है, इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, यहाँ वर्ग छूट गया है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है 27 बाघ रिजर्व। इनमें कुछ फेमस है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है। कार्बेट नेशनल पार्क कई बार आया है, उत्तराखंड में है कार्बेट नेशनल पार्क। ये क्या है? बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये एमपी में नहीं होगा, ये पश्चिम बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, राजस्थान में भरतपुर में, वहां भी भारत का सबसे बड़ा घना पक्षी विहार है भरतपुर में। तो सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, यहाँ भी बाघों का संरक्षण किया जाता है। पेरियार बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व आपको केरला में है। ये आपका आज हमने बताया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, भारत में वन और वन्य जीवों के संरक्षण सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है, सिर्फ सरकार ही वन और वन्य जीवों का संरक्षण नहीं करती है, बल्कि समुदाय और वन संरक्षण, बहुत सारे लोग भी सरकारी अधिकारियों के साथ मिल करके वन और वन्य जीवों का संरक्षण में लगे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे समुदाय ऐसा है जिनका जीवन वन और वन्य प्राणियों पर निर्भर करता है। तो सरकार का तो दायित्व है इनका संरक्षण करना, लेकिन बहुत सारी समुदाय के लोग भी, स्थानीय समुदाय के लोग भी इनका संरक्षण में लगा हुआ है। ये स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिल करके और वन और वन्य जीवों की आवासीय संरक्षण में लगे हुए हैं, उनके लिए आवास को बचाने का काम करते हैं, वनों की कटाई को रोकने का काम करते हैं, जहां तहां स्थानीय समुदाय भी रक्षा कर रहा है। उसी तरह से यहाँ के बाद आपका यहाँ इंडिकेट किया है, यहाँ के बाद जो है ना जगह कम था, यहाँ सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में जो है, वहां स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनन कार्य रोकने के लिए संघर्षरत राजस्थान के गांव के लोग सरिस्का बाघ रिजर्व में क्या कर रहा है? खनन कार्य रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। वहां खनन कार्य होने से इस पर संकट आने वाला है, इसलिए स्थानीय समुदाय के लोग खनन कार्य को रोकने के लिए संघर्षरत है आज। उसी तरह से वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चला। ये सामाजिक आंदोलन है। चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आज सिर्फ वनों की कटाई का रोकना ही मकसद नहीं रह गया। आज वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी ये आज संघर्ष, ये आंदोलन चल रहा है। आज इसके प्रणेता है कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, चिपको आंदोलन शुरुआत हुई बहुत पहले में,
आपको राजस्थान में भी इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले चिपको आंदोलन चला था वहाँ खेजड़ी वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए। बाद में चिपको आंदोलन चला अंगू वृक्ष की कटाई के लिए उत्तराखंड में। तो यहाँ अंगू वृक्ष की लकड़ियाँ वहाँ के स्थानीय समुदाय के काम में आता था, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया था, उस पर रोक लगा दिया और अंगूर वृक्ष की कटाई के लिए विदेशी कंपनी को ठेका दे दिया। लेकिन स्थानीय लोगों ने उसकी, जब ठेकेदार अंगूर वृक्ष को काटने आया तो महिलाओं ने अंगूर वृक्ष के साथ लिपट करके उसको संरक्षण किया और चिपक गया, अतः हम काटने नहीं देंगे। नतीजा हुआ वहीं से चिपको आंदोलन, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए महिलाओं ने चिपक करके उसकी रक्षा की, इसी से नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। और आगे चलकर इसका उद्देश्य बढ़ता चला गया और आज ये जो चिपको आंदोलन है इसका प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, और आज इसका बहुत ही वन्य जीव संरक्षण के लिए आज भी प्रयासरत चल रहा है, आज भी चिपको आंदोलन चल रहा है। तो आज हमने एक छोटा सा वीडियो में आज समाप्त किया। आज ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर क्लास 10 का समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।